फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर और आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 11th क्लास बायोलॉजी के बारे में। 11th क्लास बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो ये कौन सा वीडियो है? ये 9th वीडियो होगा। ठीक है, 8 वीडियो तक हम लोग फंगी शुरू कर चुके हैं। जो शुरू के 2 किंगडम थे, मोनेरा और प्रोटिस्टा, वो हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो फंगी किंगडम को ही आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे इस वीडियो में, वीडियो नंबर 9। ठीक है, इसके अलावा कई बच्चे जैसे कमेंट में लिखते हैं नोट्स के बारे में। तो नोट्स आपको जो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट होता है, ठीक है, कम्युनिटी वाला सेक्शन होता है, वहां पे मैं लिंक देता रहता हूँ, जैसे बनता रहता है, तो वहां पे जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे चैप्टर ये फिनिश हुआ, पहले उस चैप्टर को कंप्लीट होने दीजिए। चैप्टर नंबर 2 जैसे ही फिनिश हुआ तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसमें नोट्स बना के लिंक दे दूंगा। ठीक है, एक और चीज बच्चों ने पूछी कि सर ये जो आप पढ़ाते हैं क्या इसी से हम नोट्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, यही नोट्स जो मैं आपको दूंगा वो भी यही है। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स हैं तो सेम है बिल्कुल। ठीक है, ये इसकी बात करें जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वो, या फिर जो मैं आपको बना के दूंगा, लिंक दूंगा जिसका, वो सेम है। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, आप डेली का जितना भी आप पढ़ रहे हैं डेली उसको नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा, कई बच्चे नीट के बारे में पूछते हैं। तो नीट के लिए आप सबसे पहले तो इसको पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा जो एक बुक मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए, एक बुक बताता हूँ। देखो, नीट के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी तो पढ़ना है। ये पूरा एनसीईआरटी चल रहा है, ये एनसीईआरटी है और प्लस थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है इसमें मिला हुआ। ठीक है, या मेरा कुछ नॉलेज में जो कंटेंट एक्स्ट्रा रहता है वो भी ऐड कर देता हूँ उसमें। ठीक है, तो ये पढ़ना है 11th के लिए, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं छूना आपको, एनसीईआरटी नहीं छूएगा कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नीट के लिए कई बच्चे पूछते हैं, तो नीट के लिए ये पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक है ये। ठीक है, एनटीजी बायोलॉजी एट फिंगर टिप। ठीक है, ये अच्छी बुक है। देखो, बुक्स मेरे को कोई इसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं इस बुक का, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप ये खरीदें, दूसरी खरीदें। ठीक है, ट्रूमेंस भी अच्छी है, लेकिन ज्यादा अच्छी ट्रूमेंस से भी ये है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप, एमटीजी पब्लिकेशन की ये बुक। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी मतलब टॉपिक वाइज दिया हुआ। जैसे सपोज कीजिए हमने फंगी पढ़ा, अब फंगी आपने यहाँ पे पढ़ लिया, पूरा लेक्चर में समझ लिया, नोट्स से भी पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप इस पे जाके डायरेक्ट उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपके साथ के साथ नीट की प्रिपरेशन भी होती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसके अलावा रेफरेंस बुक कौन सी ले सकते हैं हम 12th लेवल पे? रेफरेंस बुक सबसे बेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, मैं सबसे बेस्ट ही बताऊंगा, सबसे बेस्ट है प्रदीप। ठीक है, तो रेफरेंस बुक की अगर बात करें तो प्रदीप। अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक की बात करें नीट के लिए तो वो है ये एमटीजी बायोलॉजी एट फिंगर टिप। ट्रूमेंस भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रूमेंस से ज्यादा बेटर ये है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें थोड़ा सा लेवल डेप्थ में है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए, ये तो हुई एक बात। तो टेंशन नहीं लेनी है, चीजें यही रहती है। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है। ये हमने पढ़ा 12th में या 11th क्लास में। ठीक है, तो नीट में ये चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, साइंस चेंज नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, जो एक बार पढ़ लिया वो पढ़ लिया। हाँ, ये हो सकता है उसमें थोड़ा सा लेवल डेप्थ में आती है चीजें, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस बुक कैसे पढ़ी जाती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंस बुक खरीद लेते हैं तो पूरा रेफरेंस बुक ही पढ़ने लग जाते हैं। मान लीजिए आपने प्रदीप खरीद लिया या आपने दिनेश खरीद लिया या कोई भी आपको जो बुक अच्छी लगती है, मैं रिकमेंड करूंगा प्रदीप के लिए। ठीक है, तो आपने बुक खरीद लिया, अब क्या करते हैं बच्चे, एनसीईआरटी वगैरह सब भूल जाते हैं और प्रदीप ही पढ़ने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो, सिंपल सी बात समझिए। सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसका सिलेबस निकालिए। सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको? कौन ले रहा है पहले तो आपका एग्जाम? ये आपका एग्जाम लेता है सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई का भी ये सिलेबस ही है। जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनका भी लगभग सिलेबस मैच ही करता है। ठीक है, कुछ टॉपिक 11th 12th में इधर उधर हो जाते हैं, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम कौन ले रहा है? सीबीएसई। तो सीबीएसई के बुक मेनली कौन सी है? एनसीईआरटी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ही पूरा का पूरा पेपर आएगा। 11th और 12th क्लास की बात करूं तो ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है, पूरा उसमें से आएगा, तो वो करना है। ठीक है, तो मेनली फोकस हमारा एनसीईआरटी पे होना चाहिए। ये एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर से सारे। इसके अलावा क्या होता है, कुछ टॉपिक जैसे मान लो आप फंगी ही पढ़ रहे थे और फंगी में आपको मान लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी ये थोड़ा कम लगा यहाँ पे। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा कम लगा, आपको ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानना है, तो उस टॉपिक को पर्टिकुलरली आप रेफरेंस बुक से पढ़िए। ठीक है, क्लियर है ये बात। फिर उस पर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, इस बुक में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक टॉपिक है तो उससे 50-100 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइम खराब नहीं करना है, लिमिटेड इतने 50-50 क्वेश्चन भी अगर आप टॉपिक को बनाते चलते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक खरीद लेते हैं और फिर खुद ही पजल्ड हो जाते हैं कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। भैया कुछ नहीं पढ़ना है, नोबल जो बिल्कुल एक तरीके से जो आपके बाइबल है एनसीईआरटी आपके लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे फोकस रखना है, भले वो नीट हो या सीबीएसई बोर्ड हो। कुछ टॉपिक पे जहां अटकते हैं वहां रेफरेंस बुक की मदद ले लें और नीट के लिए एमसीक्यू वगैरह साथ में सॉल्व करते चलें। बस इतना अगर आपने बायो कर लिया, ठीक है, तो आपको डॉक्टर बनने से बायोलॉजी पार्ट में कोई नहीं रोक सकता। केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए देखिए कोई और टीचर पढ़ा रहे हो, आपके पर्सनल लेवल पे आपके रीच में हो, कोई यूट्यूब पे हो, कहीं से भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी भी कहीं से पढ़ सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़िए, लेकिन आपको जो ठीक लगता है वो। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज़ अब बोल रहा हूँ तो बोल देता हूँ थोड़ा सा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना टीचर सेलेक्ट करते वक्त कि ऐसे टीचर मत सेलेक्ट करना जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कई सालों तक यही सब्जेक्ट पढ़ा है, तो होता क्या है दोस्तों, जब अगर मैं केमिस्ट्री मुझे आती होगी, मैंने 11th-12th केमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, फिजिक्स भी थोड़ी बहुत आती होगी, बट आई कांट टीच टू दैट लेवल। ठीक है, मतलब मैं उस लेवल तक नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, जितना मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ग्रेजुएशंस आगे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो है पिछले 14-15 साल का वो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझसे बेस्ट किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कहा जाए तो मैं इसे ही चुनूंगा। तो होता क्या है, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाने में दिक्कत ग्रिप किसी में नहीं रहती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ऐसा टीचर चुनिए जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट, भले वो संस्कृत ही पढ़ा रहा हो, अगर वो सिर्फ संस्कृत ही पढ़ा रहा है और पूरे अच्छे से पढ़ा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बेस्ट होगा उसमें। ठीक है, तो हमें बेस्ट चुनना है और आपका काम इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे आप खुद समझदार हैं, आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं अपन। तो ये वीडियो नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 9 या वीडियो नंबर 9 कुछ भी कह सकते हैं आप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी पढ़ रहे हैं इसमें हम। ठीक है, तो फंगी का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। अब फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, तो दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मोटे तौर में बात करूं तो होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक पेरेंट से एक नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। मतलब इसमें दो अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन या दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी क्या है। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स से रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव मीन्स भी ऑलरेडी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है, बडिंग हो सकता है। अभी आपको पता है, फिर भी मैं बताता हूँ। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टूट जाए, उनसे नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फिजन क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म है पूरा ही फिजन मतलब टूट जाए दो भागों में और इससे नए नए ऑर्गेनिज्म बने, तो ये होता है फिजन। अमीबा के केस में होता है जैसा। और बडिंग क्या होता है, बडिंग मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है जिससे छोटे छोटे बर्ड्स निकलने लगे और बाद में वो बर्ड डेवलप हो जाए, मैच्योर हो जाए और वो सेपरेट होकर पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले, तो ये होता है बडिंग। जैसे कि यीस्ट वगैरह, हाइड्रा में भी बेस्ट पाया जाता है बडिंग। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो फंगी भी शो करता है, मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप भी शो करता है। ठीक है, इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। अब देखो, वैसे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप कह सकते हैं आप, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये शो करता है फंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मीन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स बनाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड, और उन स्पोर्स का जिनसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उनका नाम क्या होता है, कॉनिडिया। क्या नाम होता है दोस्तों, कॉनिडिया। ठीक है, और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स एक ही बात है। आप कॉनिडिया बोल सकते हो, आप जूस्पोर्स बोल सकते हो, या आप स्पोरेंजियोस्पोर्स कह सकते हो। इनसे, इनके थ्रू क्या करता है ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ये क्या है, ऑडिया, क्लैमिडोस्पोर्स या जिमेई, ये सब चीजें क्या है, ये स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करते हैं या जो बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिया की। ठीक है,
ऑइडिया क्या होता है, दे आर द राउंड ओवल स्ट्रक्चर, राउंड गोला, ठीक है, ओवल ऐसा अंडानुकार, ऐसे अंडे जैसा, ठीक है। तो राउंड ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं हैविंग थिन वॉल, थिन बोले तो पतला, ठीक है। तो ये राउंड ओवल स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वॉल कैसे होती है, पतली होती है, ऐसे पतली पतली स्ट्रक्चर वाले ऐसे थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर हैं, इस तरीके से होंगे, ठीक है। अंडे के आकार के, कुछ राउंड कुछ गोल से भी हो सकते हैं, ठीक है। द हाइफी डू सेगमेंटेशन एंड प्रोड्यूस यीस्ट लाइक सेल्स ऑइडिया। हाइफी क्या होता है, हाइफी इसकी एक यूनिट है, स्मॉल यूनिट है किसकी, फंगी के। बहुत सारे हाइफी हम पहले पढ़ के आए ना अभी, कि बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनता है, एक पूरा फंगी का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो हाइफी जो है डू सेगमेंटेशन, हाइफी सेगमेंट के फॉर्म में जुड़ते हैं और प्रोड्यूस करते हैं यीस्ट लाइक सेल्स ऑइडिया, और यीस्ट के जैसा सेल, मतलब यीस्ट जैसा होता है उसके आकार का सेल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑइडिया, ठीक है। क्लियर ही बात। इसके बाद ईच ऑइडियम, अब देखो हमेशा याद रखना बैक्टीरिया, ध्यान देना इस चीज पे, कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। बैक्टीरिया ये मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। और बैक्टीरियम, IUM आ जाए मतलब एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मतलब पूरी स्पीशी। तो यहां पे भी ऑडियम मतलब एक ऑडियम, एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और ऑडिया मतलब बहुत सारे ऑडिया, ठीक है। क्लियर ये बात। ऑन जर्मिनेशन, ईच ऑडियम मतलब हर ऑडियम जो होगा वो जर्मिनेशन के बाद प्रोड्यूस करेगा एक नया माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम ही तो अल्टीमेट गोल था इसका बनाना, हाइफी का, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो, दे आर राउंड एंड ओवल स्ट्रक्चर्स हैविंग थिन वॉल, राउंड और ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें बहुत पतली थिन वॉल होती है, एंड यीस्ट लाइक एंड प्रोड्यूस थिन वॉल, द हाइफी डू सेगमेंटेशन, हाइफी सेगमेंटेशन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, किसको प्रोड्यूस करते हैं, यीस्ट जैसे सेल को, जिसका नाम होता है ऑडिया। और हर ऑडियम जो होता है वो जर्मिनेशन करने के बाद प्रोड्यूस करता है एक माइसीलियम को। यहां पे पूरा फेज कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लियर है बात। इसके बाद क्लैमाइडोमोस्पोर्स, ठीक है। देखो बायो में ऐसे खतरनाक शब्द आएंगे तो डरना नहीं, कुछ भी नहीं है होता इनमें, ठीक है। एक बार आप समझ लोगे मजा आने लगेगा, ठीक है। और मजा आना बहुत जरूरी है, अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो शायद मेरा पढ़ाना बेकार है फिर, ठीक है। इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस सब्जेक्ट से बेतहा मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मोहब्बत होगी तो ही पसंद आएगा, और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर नीट, ठीक है। अगर आप नीट के लिए सोचते हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा दूसरे सब्जेक्ट खराब है, सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, सभी सब टीचर्स अच्छे होते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमेशा एक बात याद रखना, बायो सबसे ज़्यादा वेटेज का होता है अब नीट में, और उसके बाद तो बायो आपको सेलेक्ट करवाता है नीट में, ठीक है। और फिजिक्स आपको रैंक दिलाता है। क्या होता है कि बायो जो है वो तो अच्छा होता है ज़्यादातर लोगों का, तो बायो जिसका अच्छा होगा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री भी अच्छा होगा, बेसिक बात है, तभी डॉक्टर बनने की सोच रहा है, ठीक है। फिजिक्स में दिक्कत होती है कि फिजिक्स है मैथ्स की बहन, ठीक है। तो फिजिक्स आती नहीं है साहब, अब फिजिक्स आती नहीं है तो दिक्कत क्या होता है, फिजिक्स में दिक्कत हो जाती है, तो रैंक नहीं आ पाती, ठीक है। लेकिन फिजिक्स आपको रैंक नहीं दिलाएगा दोस्तों, ठीक है। रैंक कौन, ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा फिजिक्स, सिलेक्शन कौन दिलाएगा, सिलेक्शन दिलाएगा आपको बायो, ठीक है। क्योंकि अकेला 360 नंबर का यही है, ठीक है। क्लियर है बात। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है फिजिक्स। सेलेक्ट होने के बाद जो अच्छे रैंक पे पहुंचाएगा वो है फिजिक्स, ठीक है। क्योंकि सेलेक्ट तो बायो वाले सारे हो जाएंगे, जो भी सोच रहे डॉक्टर बनने की उसका बायो अच्छा है वो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसका फिजिक्स अगर अच्छा है तो एडिशनल एडवांटेज देगा। केमिस्ट्री ज़्यादातर अच्छा होता ही है, भले वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, मैथ्स बैकग्राउंड से हो या बायो बैकग्राउंड से हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो करना क्या है अल्टीमेटली, अब एक और पेज है इस चीज़ में, आज थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ मैं तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक और पेज ये है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, कंसेप्चुअल कम है। मैथ्स पूरा कंसेप्चुअल है, फिजिक्स ज़्यादातर कंसेप्चुअल है, केमिस्ट्री कुछ कंसेप्चुअल है, कुछ थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो क्या होता है कि जिसका मैथ्स और फिजिक्स अच्छा है उसका जनरली बायो अच्छा नहीं होता है, जिसका बायो अच्छा है उसका केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसका फिजिक्स अच्छा नहीं होता है, क्योंकि दोनों अलग टाइप के सब्जेक्ट हैं। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो कि 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं नीट के लिए, उसको तीनों में ही हम बिल्कुल बेस्ट हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। 1-2 यूनिक होते होंगे, 1-2 कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, पर वो बहुत यूनिक होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं वो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी बात है, हमें अपना जो वीक पोर्शन है उसको एवरेज बनाना है, और इसको हमें बनाना है स्ट्रॉन्ग नहीं सुपर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए आपका, कि बायो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकि सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। उसके बाद फिजिक्स को आप एवरेज बना लीजिए, अगर पसंद है तो उसको भी सुपर बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको इस तरीके से
इस पर्टिकुलर एग्जाम नीट में कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है और मैं चाह रहा हूँ कि अभी आपकी स्टार्टिंग है तो अभी से आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, वैसे उन चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं 10th में प्रेशर रहता है थोड़ा सा बोर्ड का, उसके बाद 11th में आता है तो 11th में ऐसे सोचते हैं पता नहीं क्या मिल गया। ठीक है, बिल्कुल जहान मिल गया, दुनिया मिल गई, पता नहीं क्या जंग जीत ली जैसे 10th एग्जाम निकाल के। ठीक है, ऐसा नहीं है। 11th और 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपके लाइफ की। ठीक है, 11th और 12th अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों तो आपका भले वो IIT हो या आपका नीट हो, जिस भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हो वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप सफल ज़रूर होंगे। ठीक है, क्योंकि जो कोर है दोस्तों, जो कोर है आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, मैथ्स का, वो 11th 12th में ही पूरा है मेनली। ठीक है, जो आपके सिलेबस से मैच करता है, भले वो IIT का सिलेबस हो, जिपमर का सिलेबस हो, एम्स का सिलेबस हो, नीट का सिलेबस हो। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस जो हैं उनको मस्ती में नहीं गुजारना है। थोड़ी बहुत ठीक है मस्ती से चलती है, लेकिन इतना नहीं कि पूरा मस्ती ही करने लग गए। ठीक है, मेनली इन 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आप आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्लियर ये बात। क्लाइमेडोमोस्पोर्स ये क्या होता है? ठीक है, क्लाइडेमोस्पोर्स इनके बारे में पढ़ते हैं। सम फंगी प्रोड्यूस क्लाइडेमोस्पोर्स, ये स्ट्रक्चर है, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ। ये बेसिकली क्या है कि स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते वक्त फंगी बनाता है। तो क्लाइडेमोस्पोर्स कुछ फंगी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्लाइडेमोस्पोर्स को, विच आर थिक वॉल्ड। ये थिन वॉल था, थिन मतलब पतला, ये होता है थिक वॉल्ड, मोटी वॉल होती है इनकी, आउटर मेम्ब्रेन कैसी मोटी है। ठीक है, थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल्स। ठीक है, रेस्टिंग सेल्स मतलब रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, ज्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर इंटरकैलरी इन पोजिशन। ठीक है, इंटरकैलरी मतलब साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरकैलरी होते हैं पोजिशन में। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो इंटरकैलरी लोकेशन है। दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन। और ये जैसे ही मतलब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए, तो उस टेम्परेचर उस एनवायरनमेंट में ग्रोथ इनकी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि इसमें मेनली क्या ध्यान रखना है। देखो, एक तो क्लाइडेमोस्पोर जो होता है उसके थिक वॉल्ड होता है, रेस्टिंग सेल होता है, इसके अलावा इंटरकैलरी पोजीशन होती है इसकी, और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद जेमेई। ठीक है, जेमेई जो होता है थर्ड स्ट्रक्चर है। जेमेई क्या करते हैं? दे रिजेंबल क्लाइडेमोस्पोर्स, इनकी तरह ही है कुछ कुछ, ये इनसे रिजेंबल करते हैं इन स्ट्रक्चर वाइज, यानी कि आकार में अगर बात करें, स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो जेमेई जो होते हैं वो क्लाइडेमोस्पोर्स की तरह होते हैं। लेकिन जेमेई के बारे में एक डिफरेंस क्या है? बट नॉट वेरी ड्यूरेबल एंड थिक वॉल्ड। लेकिन ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल बोले तो ड्यूरेबल मतलब बहुत ज्यादा तक सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो ये इनकी तरह ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है और ये थिक वॉल्ड नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज जेमेई जो होते हैं वो क्लाइडेमोस्पोर्स की तरह होते हैं, लेकिन ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ये कम ड्यूरेबल होते हैं, और इनके जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी वॉल होती है, इनके वॉल थिक उतनी नहीं होती है। ठीक है, इनके तो बिल्कुल थिन थी। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली जो फंगी बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, और कुछ चीजें समझते हैं। देखो, कॉनिडिया फॉर्मेशन। अब ये कॉनिडिया पे पूरी कहानी टिकी हुई है। कॉनिडिया से ही नया फंगी बनता है, तो कॉनिडिया का फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे है? ठीक है, देखो, हाइफी यहां से पढ़ते हैं। द डिटैचेबल स्पोरेंजिया आर ऑफ्टन कॉल्ड कॉनिडिया। डिटैचेबल, ठीक है, डिटैचेबल मतलब जो हट सके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स ही हो। ठीक है, ये कैप कैसा है? डिटैचेबल है कि नहीं? ये डिटैचेबल हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट है इसका, ये इससे डिटैचेबल नहीं, कैसे हटाओगे इसको? नहीं सर हटा देंगे हम तो, इसे हथौड़ा लेके। अब वैसे तो हटा ही दोगे, लेकिन बेसिकली तो नहीं हटेगा ना ऐसे भाई। ये डिटैचेबल है, इजीली रिमूव हो रहा है, तो डिटैचेबल मतलब जो आसानी से हट जाए। ठीक है, तो जो डिटैचेबल स्पोरेंजिया होता है आर ऑफ्टन कॉल्ड, उन्हीं को कॉनिडिया कहते हैं। मतलब फंगी के बॉडी में जो डिटैचेबल स्पोरेंजिया है उसी को हम कॉनिडिया बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, हाइफिया बेरिंग कॉनिडिया आर कॉल्ड कॉनिडियोस्पोर्स। जो हाइफी में कॉनिडिया होता है, सब हाइफी में कॉनिडिया नहीं होगा, तो कुछ हाइफी जिनमें कॉनिडिया होता है उसको कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। द कॉनिडियोफोर्स इन ग्रुप में फॉर्म स्ट्रक्चर्स लाइक कोरिमिया, एस्टरबुली एंड सिनमेटा। ठीक है, देखो क्या है,
द कॉनिडियोफोर्स, जो कॉनिडियोफोर्स होते हैं अगर वो ग्रुप में, कॉनिडियोफोर क्या होते हैं, कॉनिडियोफोर तो पता है ना, हाइफे बेरिंग कॉनिडिया। देखो कॉनिडिया क्या है पता है, सबसे पहले तो कॉनिडिया क्या होता है, डिटैचेबल स्पोरेंजिया जो होता है फंगी की बॉडी में, उसी को हम कहते हैं कॉनिडिया, ठीक है। अब कॉनिडिया जो होता है जो हाइफे कॉनिडिया बेयर करते हैं उनको कहते हैं कॉनिडियोफोर। अब ये कॉनिडियोफोर जब ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, कॉनिडियोफोर इन ग्रुप, ये फॉर्म करते हैं क्या, एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कोरिमिया, ठीक है। मतलब ये ग्रुप ऑफ कॉनिडियोफोर है, कोरिमिया या एसर वुली या फिर सिनेमेटा, ठीक है। सिनेमेटा बोलो, एसर वुली बोलो या कोरिमिया बोलो, एक ही बात है। तो ये एक्चुअली ये तीनों क्या हैं, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर क्या हैं, ये कॉनिडियोफोर ही हैं, ठीक है। अब एक और बात इसमें याद रखने की, कॉनिडिया जब जूस्पोर के फॉर्म में डेवलप हो जाए, ठीक है, कॉनिडिया जब जूस्पोर्स के फॉर्म में, जूस्पोर्स मतलब ऐसा पार्ट जिसमें फ्लैजिला हो, ठीक है। तो कॉनिडिया जब जूस्पोर के फॉर्म में डेवलपमेंट करता है, ये जूस्पोर की तरह एक्ट करने लगता है, या जूस्पोर ही बन जाता है, ठीक है। मतलब जब कॉनिडिया में फ्लैजिला आ जाते हैं तो वो मूवमेंट कर पाता है, और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फिर वो डेवलप हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, वो जर्मिनेट करने लगता है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं क्या कहा मैंने, जब कॉनिडिया, ठीक है, जब कॉनिडिया जूस्पोर के फॉर्म में डेवलप हो जाए, जूस्पोर के फॉर्म में डेवलप होने से मतलब है कि जब उसमें फ्लैजिला वगैरह आ जाए तो मूवमेंट कर पाएगा, लोकोमोशन कर पाएगा, और इसके अलावा उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा तो जर्मिनेट कर लेगा, ठीक है। क्लियर ये बात, जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा क्या पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। एक और सजेशन बच्चों ने दिया था कमेंट में कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आप हट जाया करें ताकि हम उसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उससे नोट्स बना लें। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, 2-3 सेकंड के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसके बाद आगे इसको पढ़ते हैं और कुछ चीजें इसमें क्या क्या हैं। तो अब दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी की बात करते हैं, ठीक है। मतलब हमने फंगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मोटा मोटा एक आइडिया हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट या तो इन्वॉल्व हो, दो पेरेंट का फ्यूजन हो या दो पेरेंट्स के गैमेट्स का फ्यूजन हो। गैमेट्स क्या होता है, उनके ऐसे सेल जो यंग वन को प्रोड्यूस कर पाने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। जैसे मेल में स्पर्म या फीमेल में ओवम, ठीक है। तो क्या है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ आपको पता होनी चाहिए। आइजोगैमी क्या होता है, एनाइजोगैमी क्या होता है, ऊगैमी क्या होता है, ठीक है। देखो, आइजोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर एग्जैक्टली अलाइक इन अपीयरेंस एंड फंक्शंस। मतलब ऐसे दो गैमेट्स का फ्यूजन हो जो दिखने में सिमिलर्स हैं और फंक्शन वाइज भी सिमिलर्स हैं, ठीक है। ये एक गैमेट यहां बनाता हूं मैं, ये एक गैमेट है मान लो, ठीक है, और ये दूसरा गैमेट है। अब दिखने में ये सिमिलर्स हैं, ठीक है, अपीयरेंस में सिमिलर्स हैं और फंक्शन वाइज भी मान लीजिए सिमिलर्स हैं। अगर ऐसे सेल्स का फ्यूजन हो और इससे कोई नया ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है, तो इस टाइप के फ्यूजन को, इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन है उसको आइजोगैमी कहा जाता है, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, गैमी मतलब होता है शादी, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड है ये, गैमी मतलब, गैमी कभी भी आता है बायो में तो उसका मतलब होता है शादी, ठीक है। आइजोगैमी, गैमी का मतलब बायो से अगर रिलेट करें तो गैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आइजोगैमी, एनाइजोगैमी, और मतलब ये आइजोगैमी टाइप का फर्टिलाइजेशन, एनाइजोगैमी टाइप का फर्टिलाइजेशन, और यहां पे भी गैमी आ रहा है मतलब ऊगैमी टाइप का फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्लियर है ये बात। सेकंड, एनाइजोगैमी क्या है, मतलब ये कौन से टाइप का फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स इज कॉल्ड एनाइजोगैमी, ठीक है। जैसे देखो, ये एक बना दिया मैंने यहां पे मेल गैमेट, ठीक है, एनिमल्स के केस में बात कर लेते हैं, और ये यहां पे मैंने बना दिया दूसरा फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, एनाइजोगैमी में फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स, यहां पे दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स के बीच में फ्यूजन है, ठीक है। डिसिमिलर गैमेट्स हैं तो एनाइजोगैमी है। इन एनाइजोगैमस फॉर्म्स बोथ फ्यूजिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर यूजुअली मोटाइल।
ज्यादातर मोटाइल होते हैं। क्या हमारा एग्जाम्पल हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे जो गैमेट्स होते हैं मेल फीमेल में वो स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फंक्शन वाइज तो कुछ हद तक सिमिलर हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज तो ऑलमोस्ट डिफरेंट है। ठीक है, और मोटाइल भी होते हैं कुछ एक। ठीक है, स्पर्म तो बहुत ज्यादा मोटाइल है। क्या ओवा भी मोटाइल होता है? बिल्कुल, थोड़ा बहुत मोटाइल है, क्योंकि ओवा ओवरी से प्रोड्यूस होने के बाद हमारे केस में यानी कि ह्यूमन फीमेल में वो एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक तो आता है, फैलोपियन ट्यूब तक तो ट्रेवल करता है ना, तो हाँ उतना तो मोटाइल नहीं है स्पर्म की तरह, लेकिन मोटाइल तो है। तो ये मोटाइल होते हैं, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, ये डिफरेंट होते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उसको हम कहते हैं एनाइजोगैमी। तीसरा जो है वो है ऊगैमी। ऊगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। ठीक है, इज कॉल्ड ऊगैमी। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो तो ऊगैमी। लेकिन मेल कौन सा? मेल किस टाइप का? माइक्रो गैमेट, बहुत छोटा हो साइज में। ठीक है, और फीमेल कैसा हो? मेगा हो। समझ पा रहे हैं इस बात को? देखो, इसको ध्यान से समझो आप। सबसे पहली बात तो ये क्या कह रहे हैं कि मेल का जो गैमेट है ना, ठीक है, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, देखो मेल का जो गैमेट है ये साइज में होना चाहिए छोटा। ठीक है, और फीमेल का जो गैमेट है साइज में होना चाहिए कैसा? बड़ा। पहली चीज तो ये है यहाँ पे। ठीक है, इस केस में ऊगैमी के केस में पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है? जो मेल का गैमेट है, जिसको माइक्रो गैमेट भी कह रहे हो आप, वो स्मॉल है, फ्लैजिलेटेड एंड एक्टिव है। ये फ्लैजिलेटेड बनाते हैं इसको अपन। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड हो गया, इसमें फ्लैजिला है, फ्लैजिला है, मूव कर पाएगा, ये एक्टिव है। ठीक है, और ये जो फीमेल का गैमेट है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि लार्ज है। ठीक है, ये लार्ज तो पता ही है हमें, नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, और ये पैसिव है। ठीक है, मतलब ये नॉन मोटाइल है। पैसिव मतलब जो एक्टिव ना हो। ठीक है, जो एक्टिव ना हो, पैसिव मूवमेंट होता है ना, पैसिव मतलब जो एक्टिव ना हो। अभी इतना समझिए, और ये सिंपल सी बात है, ये मोटाइल था और ये नॉन मोटाइल है। ये पैसिव है, ये एक्टिव है, और ये पैसिव है। मेल का गैमेट जो है, अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो तुम? देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मेल का जो गैमेट होता है साइज में होता है छोटा, इस केस में ऊगैमी के केस में, और फीमेल का गैमेट जो होता है वो साइज में होता है बड़ा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, इसी वजह से साइज के आधार पे इनको माइक्रो गैमेट बोल दिया और इनको मेगा गैमेट बोल दिया। ठीक है, दूसरी बात ये जो रहेगा मेल गैमेट वो साइज में स्मॉल रहेगा, फ्लैजिलेटेड रहेगा, फ्लैजिला होंगे और फ्लैजिला की वजह से एक्टिव होगा ये। ठीक है, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो साइज में बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस, मेल गैमेट से लार्ज होगा साइज में, नॉन मोटाइल होगा, इनमें फ्लैजिला नहीं होंगी, नॉन मोटाइल होगा, मूवमेंट नहीं करेगा और पैसिव होगा, ज्यादा एक्टिव नहीं होगा ये। ठीक है, ये एक्टिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के अगर दो गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया आपको, तो इस टाइप के अगर दो गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम कहते हैं ऊगैमी। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। वैसे 12th क्लास में फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन है, तो वहां पे और डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि आगे जब कोई भी चीज इससे संबंधित है तो आप समझ पाए। ठीक है, अब अगर हम फंगी की बात करें तो द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 3 मेन स्टेप्स हैं जो फंगी में होते हैं सेक्सुअल साइकिल में, वो क्या है? पहला स्टेप ये है, दूसरा, तीसरा। पहला स्टेप क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अब ये क्या है इसे समझते हैं पहले। देखो सेक्सुअल साइकिल जो हो रही है फंगी में, उसमें 3 मेजर स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट बिटवीन कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ठीक है, 2 गैमेट ले लो साहब। ठीक है, यहां पे इसको रब करता हूं मैं थोड़ा सा, इधर 2 गैमेट बनाते हैं अपन। ठीक है, ये एक गैमेट यहां पे बनाता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट बिटवीन 2, ये एक गैमेट यहां पे बना दिया मैंने, ये एक गैमेट बनाया, और ये मान लीजिए दूसरा गैमेट यहां बनाया मैंने। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। अब ये दोनों गैमेट मोटाइल हो तो भी कोई बात नहीं, नॉन मोटाइल हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो इनमें होता है क्या है? मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सर यही नहीं पता हमें तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो सीधी सी बात है,
कोई भी सेल होगा, अब स्पर्म होगा, गैमेट्स भी सेल ही होते हैं, ठीक है। तो इनमें न्यूक्लियस तो होगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इनमें दूसरी चीजें भी होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वैक्यूल्स होंगे, ये चीजें भी इसमें होंगी ऐसे, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ये गोल्गी बॉडी बना दिया, मान लीजिए, मैंने आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सबसे पहले तो इसे समझ लो और अच्छे से दिमाग में गांठ बांध लेना कि है क्या, ठीक है। देखो, अब सेल है, अंदर न्यूक्लियस है, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सब चीजें हैं। अब इसमें क्या है, ये लिक्विड कंटेंट है ऐसे, ठीक है, और इसमें भी क्या है, ये लिक्विड कंटेंट। अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या बात है कि सेल घिरा तो होगा ना किसी चीज से, भाई ये कमरा है, तो कमरा बना कैसे, या तो दीवार होंगे चारों तरफ, या पर्दे होंगे, या तो सेल वॉल होगी, या सेल मेम्ब्रेन होगा, कुछ तो होगा ना, वो घिरेगा कैसे नहीं तो, ठीक है। तो इसके जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, या जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो इसके अंदर जो भी कुछ है, सॉलिड, लिक्विड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, सब कुछ जो भी इसके अंदर है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है, वो सब कुछ क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है वो, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म मतलब इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है सब कुछ, लेकिन मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनल्स को हटा के, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है सब कुछ, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये चीजें को हटा के क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। अब देखो ऐसे समझ लो इसको, जैसे मान लीजिए ये एक हॉल है, चारों तरफ क्या है, ये मेम्ब्रेन है, मान लो दीवारें हैं, मेम्ब्रेन मान लो इसे, ठीक है। अब मैं हूं न्यूक्लियस, ये बोर्ड है मान लो गोल्गी बॉडी, ये मार्कर है मान लो राइबोसोम, ठीक है। इस दीवार के अंदर, ये चारों तरफ जो दीवार है इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, ये सारी चीजें हैं। तो इस दीवार के अंदर, इस कमरे के अंदर जो भी कुछ चीजें हैं सब कुछ क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। अब इस कमरे में से मान लीजिए मैं चला जाऊं, मतलब न्यूक्लियस चला गया, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म भी चला गया, सॉरी ये आपका गोल्गी बॉडी भी चल गया, ये राइबोसोम भी चला गया, ये इस टाइप की सारी चीजें चली गई और ये कमरा बिल्कुल खाली हो गया, वैकेंट, ठीक है। तो अब ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। समझ पाए, क्लियर है ये बात, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसको क्लियर रखना, आगे आएगा बच्चों को क्लियर ही नहीं होता कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है इसमें, फर्स्ट स्टेप में, फ्यूजन के केस में, कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन मतलब इसका प्रोटोप्लाज्म और इसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाए पहले स्टेप में, ठीक है। देखो इसको करके दिखाता हूं मैं आपको। इसको अगर अपन परफॉर्म करें ऐसे, देखो इन दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करना है अपन को, तो ये एक बना लिया और ये दूसरा वाला सेल ये ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है, दो सेल हो गए। अब ये मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, उसका कोई मतलब नहीं, कुछ भी, दोनों में एप्लीकेबल है, मोटाइल में भी एप्लीकेबल है और नॉन मोटाइल में भी, ठीक है। अब ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये इसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, ऐसे फ्यूज हो गया है, मतलब ये दोनों मिल गए हैं, ठीक है। तो इनमें आदान प्रदान होगा चीजों का, अब इनमें चीजों का आदान प्रदान अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। और ये जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, इसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसको आप याद रखना, प्लाज्मोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू गैमेट्स, या फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेप, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड करियोगैमी। अब क्या होगा, ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि सिर्फ प्रोटोप्लाज्म, देखो मेन चीज है न्यूक्लियस, आपका जो डीएनए है ना वो इसके अंदर है। डीएनए मतलब मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा बोल रहा हूं, मेरी आंखों का कलर क्या है, मेरे बाल का कलर क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे जो अंदर सेल हैं, करोड़ों सेल, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है उसमें है,
ठीक है। तो मेरी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे डीएनए के अंदर है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है, डीएनए के अंदर। तो ये मान लो फंगी का गैमेट था, ये पहला गैमेट, ये दूसरा गैमेट, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस सेल के कहाँ है एक्चुअल में, इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डीएनए के अंदर है। तो जब तक ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा, जब तक ये डीएनए फ्यूज नहीं करेंगे, तब तक नया कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं डेवलप होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा सेकंड स्टेप्स में, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड करियोगैमी, ये स्टेप्स होगा। मतलब अब ये बन गया एक सेल इस तरीके से, और ये जो न्यूक्लियस थे ना, ये दोनों, ये जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना आपको दोनों, ये इस तरीके से क्या कर गए, फ्यूज कर गए। मतलब ये एक ही न्यूक्लियस हो चुका है। अब ये न्यूक्लियस क्या है, ये एक ही न्यूक्लियस हो गया है अब, ठीक है। ये अपना साइटोप्लाज्म बनाते हैं, पूरा सुंदर बनाते हैं थोड़ा सा इसे, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो अब क्या हो गया, न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो गया। अब ये जो न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन होता है इसको कहते हैं करियोगैमी, ठीक है। गैमी मतलब याद रखना, गैमी मतलब होता है शादी, बायो में बोले तो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किसका फर्टिलाइजेशन, करियो। करियो मतलब होता है बायो में न्यूक्लियस, ठीक है। हमेशा याद रखना, बायो में कभी भी करियो टर्म का इस्तेमाल हो तो आंख बंद करके भरोसा कर लेना, करियो मतलब किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करियोगैमी मतलब न्यूक्लियस की शादी हो रही है, मतलब न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, करियोगैमी हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हुआ, सेकंड स्टेप ये हुआ, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, मियोसिस इन जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। अब ये कैसा सेल है, अब ये जो सेल है इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये सेल अपना कैसा है, ये है 2n, 2n बोले तो डिप्लॉइड। ये कैसा सेल है दोस्तों, डिप्लॉइड। अब ये ही नहीं पता कईयों को, तो ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड के क्या चक्कर है सर, देखो इसको समझो पहले। डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या होता है, यहां पे मिटाता हूं उसको मैं। देखो इधर देखो ध्यान से, देखो डिप्लॉइड हिप्लॉइड क्या होता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें, मियोसिस और माइटोसिस, जब एक सेल डिवाइड होता है ना, जब एक सेल डिवाइड करेगा तभी तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, सेलुला ओ सेलुला है। रुडोल्फ विर्को ने हाइपोथेसिस दी थी सेल थ्योरी में कि सेल डिवाइड होकर नए सेल बनाता है। तो इस दुनिया में नया सेल, नया ऑर्गेनिज्म तभी बनेगा जब पुराना वाला डिवाइड हो गया और नया सेल उससे बनेगा, ठीक है। अब ये जो सेल डिवीजन का फेज होता है वो तीन तरीके से हो सकता है, अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। पहला तो है अमाइटोसिस, या तो ये हो सकता है, ये होता है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इसकी बात अपन यहां पे नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है माइटोसिस और तीसरा होता है मियोसिस, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिंगल सेलुलर में है, सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो यहां पे इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस का मतलब ये होता है कि जब एक सेल से नया सेल बनता है, ये एक सेल है, इससे एक नया सेल बना, तो यहां पे क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होंगे। इसमें मान लीजिए 10 क्रोमोसोम थे पेरेंट में, इससे जो ऑफस्प्रिंग संतान बनेगी उसमें भी 10 ही क्रोमोसोम आए, तो ये कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, जिसको हिंदी में समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, ठीक है। मियोसिस क्या होता है, ध्यान दीजिए। मियोसिस मतलब ये होता है कि एक पेरेंट से जब एक नया ऑर्गेनिज्म या एक नया सेल जब बनता है, इस पुराने सेल से जब एक नया सेल बनेगा, तो इसमें जितने क्रोमोसोम होंगे उसके एग्जैक्ट आधे क्रोमोसोम इसमें होंगे, ठीक है। इसमें कितने क्रोमोसोम है, 10, तो इसमें कितने होंगे, 5, ठीक है। अब जब डबल सेट होता है क्रोमोसोम का तो उसको कहते हैं 2n, जब सिंगल सेट होता है तो उसको कहते हैं n। मतलब जब इसमें किसी सेल में मान लीजिए ये एक सेल है, इसमें मान लीजिए टोटल क्रोमोसोम थे 10 क्रोमोसोम है इसमें, ठीक है। और ये कैसा हो गया, फिर इससे जो नया सेल बना इसमें कितने क्रोमोसोम है, 5 क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 2n, n की वैल्यू कुछ भी रख दोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 रख देते हैं वैल्यू, तो 5 2 जा 10, ठीक है। तो 10 क्रोमोसोम हो गए। अब ये है n है और ये 2n है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना इसे। तो ये n है, मतलब इसमें आधे क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में एक नॉर्मल सेल है तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, उसके न्यूक्लियस के अंदर 46, लेकिन हमारे जो गैमेट्स होंगे उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे,
हमारे जो स्पर्म या फीमेल में जो ओवा वगैरह होती हैं, मतलब जो गैमेटिक सेल्स होंगे उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, उसमें आधे क्रोमोसोम होंगे। मतलब हमें नॉर्मली सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो हमारे गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम ही होंगे। तो ऐसे सेल जिनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो उसे कहते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, मियोसिस होगा जाइगोट में, यानी कि इससे जब नया सेल बनेगा दोस्तों तो इसमें क्रोमोसोम जो होगा वो होगा n, 2n नहीं होगा। अब n की वैल्यू कुछ भी रख लो, अपन रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, तो कितना हो गया, मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम, तो 3 2 6, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, 3 क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्रोमोसोम थे, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 3, तो आधे हो गए। तो ये कैसा सेल हो गया, ये हो गया हैप्लॉइड। और ये कैसा सेल हो गया, ये हो गया डिप्लॉइड। ठीक है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। अब इनमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, हम में हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर हैप्लॉइड गैमेट्स नहीं बनेगा तो मुझे एक बात बताओ, चलो इतना ही रखते हैं, नहीं तो ये बहुत ज्यादा एलिब्रेट हो जाएगा। जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा ना ह्यूमंस का तो उसमें बहुत मजा आएगा, उसमें और डिटेल में इनको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये टॉपिक इतना हो गया। अब मैं थोड़ा सा हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें नोट्स के लिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेसिकली मैंने इसमें फंगी में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर किया है। ठीक है, और कुछ बातें करेंगे, अभी फिनिश नहीं हुआ है ये, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप ये आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।